जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी और शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद से आज आपको हार्मोन के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से अपलोड किया जा रहा है। आईएएस पीसीएस दोनों में काम का है। इस विषय में कोई प्रश्न जो करना है यूट्यूब के कमेंट में ही करें, कोई फ़ोन या व्हाट्सएप ना करें। एक चीज़ और बतानी जरूरी है, शिखर आईएएस अकेडमी सिर्फ गाजियाबाद शास्त्री नगर में स्थित है। E171 शास्त्री नगर ओनली, नेहरू वर्ल्ड स्कूल के पास में। जीपीएस सर्च करते हैं तो शिखर आईएएस अकेडमी करके सर्च होता है, नेहरू वर्ल्ड स्कूल करके भी होता है, वहीं पर है। लोगों को कोई ठिकाना नहीं है, लोग जो है क्या क्या करते हैं आप नहीं जानते। मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मैं कोई मटेरियल नहीं बेचता, मैं कोई टेस्ट पेपर नहीं बेचता, कोई टेस्ट सीरीज नहीं बेचता, कोई पेन ड्राइव नहीं बेचता, ना मेरे कोई एजेंट है, ना मैंने किसी को अधिकार दिया हुआ कि वो मेरे नोट्स बेचे। इसलिए ठगों से सावधान रहिए। ठग शिखर आईएएस अकेडमी के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। ये दो तरह के लोग हैं, एक तो जेलस हैं जो भुने जाते हैं और दूसरे जो लाभ उठाते हैं वो लोग भी हैं। दोनों ही गलत हैं। आप गलत लोगों के चक्कर मत रहिए। केवल आप यूट्यूब के चैनल पर भरोसा करिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं और आप यहीं पे करीब हैं सबसे ज़्यादा। बाकी जो लोग शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद में पढ़ते हैं, दैट्स ऑल। उत्कर्ष अकेडमी कानपुर में जो पढ़ते हैं उनमें से बहुत से लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ते भी हैं, जो नहीं भी पढ़ते। कोई गारंटी नहीं कि वो लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। ये वहाँ का प्रशासन देखता है। मेरे छोटे भाई की अकेडमी है, वो देखता है कि प्रशासन वहाँ का कि कौन लोग मुझसे पढ़ने के लायक हैं या नहीं है। बस इतनी सी बात डिस्क्लेमर कह के मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने अपनी जो लिस्ट है वो अपने आगे रख रखी है, जिससे कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। एज सच मैं कभी नहीं पढ़ाता। अगर मेरे सामने जो लिस्ट है, अगर मुझे यही करना हो तो मैं सीधे सीधे फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा और बिल्कुल लिख दूंगा मैंने कहाँ से लिया हुआ है, सीधे सीधे सोर्स के साथ। मैं कभी ये नहीं कहता मैंने अपना, ये मेरा अपना बुद्धि की उपज है। वैसे भी हार्मोन कोई मेरी बुद्धि की उपज तो होंगे नहीं, तो ये तो सब्जेक्ट है अपने आप में एक। हाँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, ये मेरी बुद्धि की उपज है, दैट्स ऑल। तो शुरू करता हूँ कि FSH है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टारगेट ऑर्गन इसका जो होता है ओवरी एंड टेस्टिस। अब इसमें ये मत इंसिस्ट करिए कि शुद्ध हिंदी में पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ाया जा पाएगा। टारगेट ऑर्गन है ओवरी एंड टेस्टिस। इसका जो फंक्शन है वो स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म शुक्राणु की उत्पत्ति को ये टेस्टिस में जो है वो करता है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन ऑफ ओवरीज फॉलिकल्स एंड स्टिमुलेट्स ओवरीज टू सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये उसके लिए भी काम करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से एस्ट्रोजन को सेक्रेशन करने के लिए। इसके कम सेक्रेशन से अवस्रावण, हिंदी में से कहते हैं अवस्रावण, कम निकलने से, अगर ये हार्मोन कम निकलता है तो फेलियर हो जाता है गर्भधारण में। दूसरा हार्मोन, अगला हम दूसरा तीसरा तो मुझे याद नहीं रहता, फिर आगे दो तीन के बाद मैं भूल जाऊंगा कि चौथा है कि पांचवा है, तो अगला कहता हूं। अगला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LUTEINISING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये फीमेल में है। और ये जो है प्रोटीनेशियस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये। टारगेट ऑर्गन ओवरी होता है इसका। और अगर ये कम हो तो स्टेरिलिटी इन फीमेल होती है, बांझपन उत्पन्न होता है इससे। अब एक है IS, अगला जो है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी कमी से इम्पेयर डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये होता है टेस्टिस में पैदा, टेस्टिस टारगेट ऑर्गन है इसका, और ये इम्पेयर डेवलपमेंट है, यानी बाह्य जननांग जो है इनका कम डेवलपमेंट है ये। अगला है प्रोलैक्टिन, PRL, ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है, मेमोरी ग्लैंड्स और ओवरी को टारगेट करता है ये। और इसके जो मेरे पास स्रोत है जहाँ इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, जो पेपर है मेरे पास, रिसर्च पेपर, उसमें इसके अवश्रावण और अतिश्रावण के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए अब अवश्रावण है, अतिश्रावण नहीं। इसको मैटरनिटी हार्मोन भी कहते हैं, या इसको ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, LUTEOTROPHIC, ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। अगला है LPH, लिपोट्रोपिन, या LPH कहते हैं, स्टिमुलेट्स लिबरेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम स्टोर्ड फैट बॉडी। जो फैट जो बॉडी में स्टोर्ड होता है उससे ये फैटी एसिड्स को निकालता है। इसके बाद अगला MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्किन का हार्मोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको इंटरमेडिन भी कहते हैं। और ये जो है स्टिमुलेट करता है मेलेनिन को। मेलेनिन से हमारी त्वचा में रंग उत्पन्न होता है, तो मेलेनिन को
स्टिमुलेट करता है। अगला हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इसको पिट्रेसिन भी कहते हैं। किडनी है टारगेट ऑर्गन इसका, और इसके हाइपोसेक्रेशन से यानी अवस्रावण से कम निकलने से डायबिटीज इंसिपिडस पैदा होती है। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ये कैरेक्टराइज बाय जो ये होता है डाइल्यूट यूरिन सेवरल टाइम्स, इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया होता है और एक दिन में बहुत बहुत बार पेशाब जाता है मरीज जो है, और उसको प्यास बहुत लगती है, थर्स्ट बहुत, इसको कहते हैं पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया भी पैदा होती है और भूख भी लगती है, तो पॉलीफेजिया भी पैदा होता है, और यही लक्षण डायबिटीज के हैं, तो इसलिए इसको जो है डायबिटीज इंसिपिडस भी कहते हैं। अब अगला हार्मोन है पिटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन है, यूटेरस और मेमोरी ग्लैंड्स पर टारगेट है इसका। बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क एजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। पशुओं को ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, इवन फल सब्जियों में लगाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ा रिसर्चर है भाई, फल सब्जियों को भी बड़ा कर देता है। तो ये ऑक्सीटोसिन बड़ा ही खतरनाक हार्मोन है, और इसके बिना तो संतानें जन्म न लें, बच्चे जो हैं भोजन को तरस जाए, नवजात शिशु, तो ये ज़रूरी है, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत किया जाता है। थायरोक्सिन T4, थायरोक्सिन जो है इसके कमी से क्रेटिनिज्म उत्पन्न हो जाता है। क्रेटिनिज्म ये डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स जो होता है, ये है इसका चाइल्डहुड हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो माने कम निकलना, चाइल्डहुड हाइपोथायराइडिज्म। ये जो होता है ड्वार्फिज्म भी इसके साथ में, स्टंटेड ग्रोथ जो है विद पेकुलर इन्फेंटाइल एक्सप्रेशंस, बच्चों जैसे एक्सप्रेशन के साथ में ग्रोथ भी कम हो जाती है, तो ये हो जाता है TRH और TSH के डिक्रीज होने से। डिक्रीज BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट कम होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है, डिलेड प्यूबर्टी है, पिजन चेस्ट है, प्रोट्रूडिंग टंग है, जीभ बाहर निकल आती है, सीना जो है पिजन की तरह से, कबूतर की तरह से उस तरह से फूलने लगता है, ये सब होता है। इसके अलावा कमी से गर्ल्स डिसीज भी होती है, और ये माइक्सोडेमा भी होता है, इसी को कहते हैं MYXODEMA, माइक्सोडेमा। बायोलॉजी में उच्चारणों की बात जहाँ तक है, कुछ उच्चारण कोई डिफरेंट भी हो सकता है मेरा, रीज़न ये उच्चारण हमेशा अध्यापक से सीखा जाता है मजबूरी है, जब अध्यापक बायोलॉजी पढ़ाएगा तो उच्चारण जो करेगा वो शिष्य सीखेगा। मेरा सब्जेक्ट नहीं बायोलॉजी में, PCM का हूँ, तो मैंने बायोलॉजी किसी अध्यापक से नहीं पढ़ी है, मैंने अपने मर्जी से अपने इंटरेस्ट से पढ़ी है, तो उच्चारण इधर उधर हो सकते हैं कभी कभार थोड़े बहुत। रीज़न ये टीचर जब पढ़ाता है तो उच्चारण करके बताता है, अगर कायदे का टीचर है तो इसलिए जो है ये चीज़ होती है। मतलब ऐसा होता था कि फंजाई या फंजी, एलजाई या एलजी, ऐसे करके कन्फ्यूजन्स रहा करते थे हमेशा पढ़ते समय, और ये हर एक के साथ रहते हैं अगर उनके सामने अध्यापक नहीं है। आज के समय इंटरनेट है, आप स्पीकर ऑन करके देख सकते हैं, उस पर उच्चारण भी होता है। कमी से सिंपल ग्वाइटर भी होता है, जो घेंगा रोग होता है, तो ये सिंपल ग्वाइटर, और ये भी रहता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इसलिए थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो कम होता है तो ये भी होता है। एंडेमिक ग्वाइटर, ये भी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हाशिमोतो डिसीज़ भी होती है, और ये ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस जो होता है ये भी होता है, और इसको सुसाइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैपनीज सर्जन हाकारू हाशिमोतो ने इसको जो है उच्चारण किया था, तो इन्हीं के नाम पर हाशिमोतो डिसीज भी है। अब अगर ये ज़्यादा हो T4 तो ग्रेव्स डिसीज होती है, ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्वेलिंग इन नेक, गर्दन फूल जाती है, कॉल्ड एज ग्वाइटर, ये होता है। और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर भी होता है, जनरली जो आंखें बाहर की ओर आ जाती हैं, एक्सोथैल्मिक, अंदाज़ा भी लगाइए, इसमें लिखा नहीं है मेरे सामने, आपको ऐसे शब्द मिलेंगे बहुत बार। थैल्म, ऑप्थैल्मिक यानी आंखों से रिलेटेड हो गया, ऑक्यूलर आंखों से रिलेटेड हो गया, एक्सो माने बाहर की ओर, एक्सोथैल्मिक PHTHALMIC, इसका मतलब हो गया आंखें बाहर निकलने वाला। ऐसे अंदाजे भी लगाया करिए, सीखिए। कैरेक्टराइज बाय एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, इंक्रीज BMR, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अब मान लो आपको कार्डियक आउटपुट नहीं पता तो समझिए कार्डिया, हृदय आउटपुट क्या देता है, हृदय और क्या देता है, ब्लड इधर से उधर करता रहता है, तो ये आउटपुट बढ़ जाएगा। और इसके अलावा एक्सोथैल्मिया, फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस, और ये जो आंखें जो हैं बाहर को निकली हुई सी, और मेंटल रेस्टलेसनेस, और नींद ना आना, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ज़्यादातर प्यार में भी ऐसे ही लक्षण होते हैं, तो देखे रहना कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। अगर प्यार वार हो गया तो उसको जो है
ये मत समझना कि ये जो है हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन या T4 है, वो थोड़ा समझ लेना। इतने समझदार आप लोगों को, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर क्या कि आप हाइपर थायरॉयडिज्म में और जो है लव में, दोनों में अंतर समझते हैं। धड़कन भी बढ़ती है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो कैल्सिटोनिन एक हार्मोन अगला है, कैल्सिटोनिन। ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। नेचुरली कैल्शियम जहाँ होगा गर्मी है वहीं, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ऐसे ही कैल्शियम है जहाँ गर्मी है वहाँ। तो कैल्शियम हमेशा थोड़ा सा जब ज़्यादा होता है अगर शरीर में, तो हीट ज़्यादा जनरेट होती है, गर्मी ज़्यादा लगती है लोगों को। ऑस्टियोपोरोसिस होती है कमी से, मतलब जो हड्डी भुरभुरी हो जाती है, सभी लोग जानते हो कैल्शियम हड्डी के लिए आवश्यक है। लॉस ऑफ बोन डेंसिटी होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और हड्डी की भंगुरता पैदा हो जाती है, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। और एक उम्र पे आके, मेनोपॉज के समय आके ज़्यादा होता है, जब मासिक धर्म बंद होने लगता है तभी सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और अगला मैं बताऊं इम्पोर्टेंट, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, बहुत से मैं छोड़ भी रहा हूं बीच में। हाँ, अब इसके बाद जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, तो इसके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। पहले तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये एल्डोस्टेरॉन है, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। अलग अलग करके पढ़ोगे बड़े आराम से पढ़ लोगे, इकट्ठे पढ़ोगे तो लगेगा पता नहीं कौन से यूगोस्लाविया के नागरिक का नाम है किसी का, ऐसा लगने लगेगा। डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन अलग अलग हो गया। मेजर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो एल्डोस्टेरॉन है और ये है। अब इसके अलावा मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड विच इज सेक्रेटेड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ACTH वगैरह आगे दिया हुआ है, कोई नहीं। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, मेनली आपके काम की बात ये। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, शरीर में नमक को बचा के रखता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो यहाँ रही मन नमक राखिए, तो ये नमक रखना है, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। तो ये वो चीज है हुज सेक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेनिन, रेनिन सिस्टम जो है उससे कंट्रोल होता है। अब नेचुरली जहां सोडियम है, जहां पर साल्ट है तो सोडियम भी होगा। तो प्रिंसिपल एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, सोडियम को बचा के रखना। सोडियम क्या होता है, जो लोग 9th वाइन्थ में पहुंचते हैं जब, तो सबसे पहला साबका उनका उसी सोडियम से पड़ता है, और वो सोडियम को पानी में डाल के जला के बड़ा आनंद लेते हैं। जो बच्चे साइंस लेते हैं तो उन्हें सोडियम जलाने में बड़ा मजा आता है पानी में। ये पानी में जल जाता है और एकदम पानी में आग लगा देता है बिल्कुल। और क्या कहते हैं उसको, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कैरोसिन में। और देखो उल्टा है कि नहीं, कैरोसिन जो जलता है, सोडियम उसमें सुरक्षित रहता है, और पानी में डाल दिया जाए तो आग लग जाती है। ये चीज होती है। तो प्रिंसिपल एक्शन इसका यही है। अगर हाइपर सेक्रेशन इसका होने लगे तो कौन सिंड्रोम हो जाता है, CONNS, कौन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम पैदा हो जाता है। सिंड्रोम कुछ बीमारियां होती हैं, इसमें राइज इन ब्लड वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है विदाउट कलेक्शन ऑफ फ्लूइड वगैरह वो छोड़ो, लेकिन मेनली क्या है कि राइज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। हाई Na, लो के माने पोटेशियम, सोडियम हाई होगा तो नेचुरली, देखो सीधी बात, हाइपर सेक्रेशन, ज्यादा सेक्रेशन हुआ, ज्यादा हुआ तो ज्यादा नमक रखेगा, ज्यादा नमक ज्यादा सोडियम ज्यादा ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपर टेंशन होगा, ये सब चीजें होंगी। तो ये चीजें होंगी भाई, नमक तो नमक है, नमक तो ब्लड प्रेशर बढ़ाते ही है। जो लोगों बीपी ज़्यादा होता है उनसे कहा जाता है नमक से दूर रहो। डॉक्टर कह रहे हैं नमक चीनी चिकनाई मत खाना, क्योंकि जो है बुढ़ापे में आके ब्लड प्रेशर भी, डायबिटीज़ भी और मोटापा भी सब कुछ होने लगता है। तो ये 3 चीज़ें रोक दी जाती हैं, तो ये बड़ा खलनायक है। अब इसके बाद अगले हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इनमें कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये 2 पदार्थ हैं इसके अंदर, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन। अब इनके बारे में कुछ बताने लायक होगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, इनका जब हाइपर सेक्रेशन होता है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाई शुगर लेवल इन ब्लड, और लॉस ऑफ वेट होने लगता है। हाई सोडियम होता है तो इसका मतलब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, ये इनके कारण होता है। सोडियम पोटेशियम वगैरह में बढ़ोतरी होती है, और अगर इनका हाइपोसेक्रेशन हो, अगर कम निकले तो ये बीपी डाउन हो जाता है, इसलिए ये होता है। डार्क ब्राउन्स कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, बड़ी खतरनाक बीमारी है। स्किन में डार्क ब्राउन्स कलर, कांसे का कलर पैदा हो जाता है, ब्राउन्स का।
डिक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन हो जाता है, रेजिस्टेंस नहीं रह पाता, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, वीकनेस, एनीमिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें पैदा हो जाती हैं। कुशिंग डिसीज जो है, एक कुशिंग सिंड्रोम है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ACTH के कारण पैदा होता है, वो एक अलग बीमारी है, ओवर प्रोडक्शन कारण पैदा होता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं, सेक्स के जो हार्मोन्स हैं, तो इसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये इनके बारे में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दे इंक्लूड, अलग अलग करके बता रहा हूँ, एंड्रोस्टेरेडायोन और एंड्रोस्टीरॉन और डिहाइड्रोएपीएंड्रोस्टीरॉन। डिहाइड्रो माने पानी निकाल लिया, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टीरॉन, ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एपी का स्ट्रक्चर अलग होता है, एंड्रो अलग होता है, स्टीरॉन का, सबको मिलाया जाता है तो केमिस्ट्री में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है। केमिस्ट्री के ही आदमी हूँ बेसिकली मैं। तो डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टीरॉन, ये 3 इसमें हैं। एक वायरलिज्म पैदा होता है, appears in the male secondary characteristics like appearance of male secondary characteristics like male voice, beard और वगैरह, stoppage of menstruation and growth of clitoris in female। महिलाओं में पुरुष के लक्षण बढ़ने लगते हैं, आवाज़ पुरुषों जैसी हो जाती है, दाढ़ी निकल आती है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाते हैं और मासिक धर्म रुक जाता है वगैरह। हर्सुटिज्म पैदा होता है, प्रेजेंस ऑफ फेशियल एंड एक्सेस बॉडी हेयर इन फीमेल, स्त्रियों में ज़्यादा बॉडी हेयर, शरीर पे बाल आ जाते हैं, हर्सुटिज्म है। और पुरुषों में गायनोमास्टिया पैदा होता है, ये गायनेकोमास्टिया, ये जो होता है उनका उस जो सीना है उस प्रकार से बढ़ने लगता है जैसे स्त्रियों का होता है। तो इस तरह से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की जो रोल है ह्यूमन बॉडी में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स से 3 चीज़ें पैदा होती हैं। जब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा, एंड्रोजन ज़्यादा पैदा होता है तो इसमें पुरुषों में ये होता है गायनेकोमास्टिया और स्त्रियों में वायरलिज्म और हर्सुटिज्म पैदा होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है एपिनेफ्राइन है, एड्रेनिलिन, एड्रेनिलिन पढ़ते नहीं, एड्रेनिलिन, एड अलग, रेनिलिन अलग, रेनी शब्द आता है गुर्दे से संबंधित हो गया, एड्रेनिलिन। एपिनेफ्राइन, जब नेफ्रा शब्द आता है तो गुर्दा, किडनी, नेफ्राइन, वृक्क कहते हैं हिंदी में, वृक्क। और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्राइन। एक बार मैंने किसी बोलते सुना था एपाइनफ्राइन, नहीं, गलत है, एपिनेफ्राइन। अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं समझ में आता, मेरा भी नहीं होता तो मैं भी कहो एपाइनफ्राइन पढ़ता, मुझे नहीं पता चलता। तो इसलिए जो है जब सब्जेक्ट होता है तो मालूम ही होता है, जब नहीं होता तो फिर वैसे ही चलता है। तो ये सब है, इसके बहुत सारी मैकेनिज्म दी हुई है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, उसकी जरूरत भी नहीं। एड्रेनलिन जो है एमीन हार्मोन है, एमीन होते हैं, एमाइड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, इसमें ये अमीन है, एमीन हार्मोन है, सेक्रेटेड बाय एड्रेनल मेडुला से निकलता है और इसके अलावा स्ट्रेस कंडीशंस वगैरह से जूझने काम आता है, जैसे कि इंजरी, पेन, फियर, एक्सीडेंट, ग्रीफ, एग्जाम में बहुत आता है ये। और ब्लड प्रेशर एग्जाम देते समय भी निकलता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, BMR बढ़ता है, वैसोडाइलेटर है मेनली, शरीर के अंदर जो है जो वेसल्स उनको डायलेट करता है तो वैसोडाइलेटर भी है। इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, दिल धड़कने लगता है तेजी से, रेस्पिरेशन रेट जो है यानी कि श्वास की गति बढ़ जाती है। इंक्रीजेस शुगर लेवल इन ब्लड, क्योंकि शुगर की जरूरत होगी आगे, ये सोच के शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब ये ज़्यादा निकलता है तो ब्लड शुगर तो बढ़ेगी और यूरिन तक में पहुंच जाती है और हाई मेटाबॉलिक रेट हो जाता है, नर्वसनेस होती है, स्वीटनिंग होती है किसी किसी का। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, थायराइड की जो गतिविधियां हैं इनको नियंत्रित करने के लिए और जो ये सब मैं हार्मोन बता रहा हूँ एड्रेनलिन वगैरह, इनको नियंत्रित करने के लिए क्रिया योग की जो एक्सरसाइज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप वीडियोस ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। क्रिया योग की अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो बहुत ही साइंटिफिक है, परमहंस योगानंद जी ने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से उनको ईजाद किया है और तमाम एक्सरसाइज को मिलाया है। उसके अंदर जो एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि हम पहले यहाँ जोड़ देते हैं, फिर यहाँ और इसके बाद यूं और फिर कई बार इस तरह करना। इस तरह करने से ये सारा रीजन जो है ये स्टिमुलेट होता है
और इस स्टिमुलेशन से थायराइड की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मैं तो कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गया करते हुए, और मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। आप करके देखिए, आधा अधूरा मत करिए। ये तो जो है 20वीं एक्सरसाइज है, 20th है, और ऐसे ही जो है टोटल 30वीं एक्सरसाइज भी कुछ इसी प्रकार की है, और ऐसे ही 10वीं भी है। 10, 20, 30 इस तरह की है। टोटल 38 एक्सरसाइज है कि कुल 15 मिनट में होती हैं, ओनली 15 मिनट्स। अभी मैं 38 के लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, 29 तक के लेवल पर अभी अलाउड है। निर्देश आते हैं वहाँ से, रांची के आश्रम से, कि कहाँ तक क्या करना है, उसी के अनुसार चला जाता है। तो ये हार्मोन्स उससे काफ़ी हद तक मेंटेन होने लगते हैं। नॉर एड्रेनलिन है, ये भी अमीन है। अब एड्रेनलिन की एक मज़ेदार बात ये है, ये 4S हार्मोन कहलाता है और 3F हार्मोन कहलाता है। एस क्या है? शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेनिंग, सेक्स हार्मोन, सोर्स ऑफ एनर्जी। एस शुगर, साल्ट, सेक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, 4 चीजें। और एफ क्या है? फ्राइट, फ्लाइट, फाइट, लड़ना, उड़ना, दौड़ना, भागना वगैरह। हिंदी में आया था एक बार पीसीएस में, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा है? पता नहीं आईएएस में था, पीसीएस में कहीं क्वेश्चन था, लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा था? फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन। जब भागना होता है, अगर आपको एक कुत्ते ने दौड़ा लिया या तो कुत्ते से लड़ो तो भी आपको जरूरत पड़ेगी एड्रेनलिन की, और अगर आप जो है उससे डर के भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ा रहा है, तो भी उसकी जरूरत पड़ेगी। एक जोक पढ़ा था कि ये बचपन में हम पढ़ते रहे थे बराबर, बच्चों के कॉलम होते हैं अखबारों में, कि दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर चीता होता है, 200 मील प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। एक जगह लिखा था नहीं, चीता सबसे तेज नहीं भागता, सबसे तेज वो भागता है जिसके पीछे चीता भागता है। बात सही है। चीता जिसको दौड़ाएगा, उसका एड्रेनलिन उसको चीता से तेज दौड़वाएगा, नहीं तो चीता खा जाएगा उसे। चीता यानी टाइगर। तो ये हुआ। अब पैंक्रियाज है भाई, ये तो बड़ा विचित्र हार्मोन वो है, ग्लैंड है, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एफ सेल होते हैं, और इसी से हम भी झेल रहे हैं और दुनिया झेल रही है, बहुत लोग झेल रहे हैं इसी का कारनामा, क्योंकि डायबिटीज जो है इसी का कारनामा है। इसमें हार्मोन होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो हाइपर सेक्रेशन से ग्लाइकोज यूरिया पैदा करता है, आगे बताऊंगा। और मेनली हम इंसुलिन पे आते हैं। इंसुलिन जो है वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीन का हार्मोन है, और ये कार्बोहाइड्रेट मैकेनिज्म के लिए होता है। इसकी कमी से जो है डायबिटीज मेलिटस पैदा हो जाती है। डायबिटीज मेलिटस की पहचान यही है। पहली बात तो यह है कि हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर 300 से 1200 mg DL हो जाता है। DL माने डेसीलीटर, 100 मिलीलीटर में जो डायबिटीज नापी जाती है, शुगर नापी जाती है, वो mg DL में नापी जाती है, यानी 100 मिलीलीटर में कितने मिलीग्राम ग्लूकोज है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है। 300 से 1200 इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, अति शर्करा। पॉलीयूरिया पैदा हो जाता है, बहुमूत्रता, बहुत बार पेशाब जाना होता है। पॉलीडिप्सिया मैं बता ही चुका हूं, बहुत बार प्यास लगती है। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, खतरनाक स्थिति है, यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। चींटियां लग जाती हैं। अगर कहीं बाहर कोई व्यक्ति जो है यूरिनेट करता है, तो ज़्यादातर दीवारों के पास लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना, वहाँ लोग जरूर करते हैं, तो वो उस जगह चींटियां लग जाती हैं जिनके डायबिटीज होती है, उस जगह पर आसपास में। पॉलीफेजिया, बार बार खाता है आदमी, भूख लगती है बार बार, ये एक साइकिल है, बार बार खाएगा और मोटा होगा, और मोटा होगा तो ब्लड में जो इंसुलिन है वो कम पड़ती चली जाएगी, शुगर और बढ़ती चली जाएगी। लॉस ऑफ वेट, टायर्डनेस, थकान आती है, डिहाइड्रेशन होता है, वगैरह वगैरह। ये 2 तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज है, IDDM, ये जुवेनाइल डायबिटीज, और IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, बचपन से इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। एक होती है NIDDM, ये होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो हम लोगों को हो जाती है, बाद में हम लोग भले इंसुलिन लेने लगे। मैं आप लोगों को, आप लोग जो बच्चे हमारे सुनते हो, ये वीडियोस हमारे देखते हो, मैं आपको थोड़ा आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सतर्क कर दूं थोड़ा। बुजुर्गों में एक हैबिट होती है कि जब उन्हें डायबिटीज हो जाती है तो चोरी से मिठाई खाने की आदत होती है। जो मना किया जाता है डॉक्टर से वो जरूर खाते हैं, ये एक गलत बात है। रीजन ये कि आपका स्वास्थ्य आपके जीवन के लिए जरूरी है, और उनको समझाइए, पूरा लेसन दीजिए, डायबिटीज के बारे में पूरा नेट से पढ़िए, उनको लेसन दीजिए। और एक बात बड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, एक आजकल बहुत ज्यादा ये चला है कि आयुर्वेदिक तमाम सारे लोग या तो घूमते रहते हैं, सड़कों पे आते हैं, साफा आफा बांधे, पगड़ी वगड़ी बांधे राजस्थानी वेशभूषा में, और हजारों रुपए की दवाई देते हैं। ये एक्चुअली स्टीविया देते हैं। स्टीविया एक पौधा होता है। स्टीविया के पौधे को खाते ही, पत्तियां खाते ही, उसकी 3-4 पत्तियां रोज खाई जाए तो शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है, लेकिन किडनी बर्बाद हो जाएगी, टोटली रिकवरेबल नहीं है किडनी। अगर एक बार क्रेटिनिन की वैल्यू अगर बढ़ती गई, याद रखिए टेस्ट कराते रहिए उनका, अपने बुजुर्गों का,
अपने माता पिता का या बुजुर्गों का, और कभी कभी तो आप लोगों में किसी को होती है। पिछली बार किसी लड़के ने लिखा था कि मुझे अभी से टेस्ट लगातार कराइए, ग्लूकोमीटर रखिए, आजकल 700-800 रुपये 1000 रुपये ग्लूकोमीटर आता है, बीपी मीटर रखिए अपने पास में, बीपी और शुगर चेक करते रहिए, बीच बीच में सारी चेकिंग कराते रहिए। ये हार्मोन्स केवल पढ़ने से नहीं काम चलेगा, जीवन में उतारना पड़ता है। तो आपको ये जीवन में उतारना है, और बराबर स्टीविया का पौधा कभी मत दें। बहुत सी वैद्यों की दवाइयाँ सतर्कता से दीजिए। वैद्य लोग बहुत सारे जो हैं वो आपको स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, बहुत महंगी महंगी हज़ारों की दवाइयाँ, 20-20, 50-50 की दवाइयाँ तक हो जाती हैं, और वो देते हैं, तुरंत फायदा महसूस होता है। एक्चुअली स्वर्ण जो है, गोल्ड, AU, ये +3 का वो होता है, कैटायन होता है। +3 का कैटायन जो है बहुत जल्दी शरीर में असर करता है, तो हमें स्फूर्ति महसूस होती है, सब कुछ होता है। बट याद रखिए, मेटल है, भले ही सोना है, मेटल है, किडनी में जाएगा। किडनी इज नॉट मेटल फ्रेंडली। जो नेफ्रॉन्स हैं वो मेटल फ्रेंडली नहीं है, और किडनी में ये धातुएं जम जाती हैं। मोती भस्म, स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, मुक्ता शुक्ति और वैद्यकी की बहुत सारी दवाइयाँ, ये मैं फुल अथॉरिटी से कह रहा हूँ, इसलिए कि मुझे मेरे गुरु ने बताई हुई है, और जो कि वो एक्सपर्ट हैं और राजवैद्य रहे हैं, और स्वयं वैद्य होने के बावजूद वो कहते हैं बहुत सारी भस्में बिना वैद्य के, बिना बहुत अच्छे वैद्य के राय के नहीं लेनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कहा मैं राय नहीं देता। और वो मध्य प्रदेश के राजवैद्य भी रहे हैं, राज्यपाल के चिकित्सक भी रहे हैं, बेनी माधव शास्त्री जी। वो हर बात पे नहीं देते हैं दवाई इस तरह की, तो उन्होंने स्वयं मुझे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ दी हैं। तो हर वैद्य के चक्कर में मत पड़ जाइए। और ये स्टीविया वगैरह वो कभी नहीं देते हैं, कभी भी किसी प्रकार। मैं ग्वालियर में उनसे मिलता रहा बराबर अपने दवा के लिए, तो वो दवा के साथ साथ ज्ञान भी देते हैं मुझसे। कुछ बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत मेरे प्रिय भी हैं, तो उनके मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिए हैं जब मैं पत्रकार था। उस ज़माने से वो मेरे वैद्य हैं घर के। तो इस तरह से तो बात यह है कि उनसे बड़ा ज्ञान मिला मुझे। तो मुझे ये पता लगता है कि आप लोग कभी कभी इन लोगों के चक्करों में आ जाते हैं, और स्टीविया से अपने बुजुर्गों के किडनी बचाइए। जब तक आपको, देखिए इस मामले में थोड़ा एलोपैथी पे ज़्यादा भरोसा करके चलिए। रीज़न ये है कि शरीर के अंदर का ज्ञान थोड़ा एलोपैथी में ज़्यादा है, इस बात को मानिए। मैं यहाँ आर्गुमेंट करने के लिए नहीं हूँ, कोई इस पर मुझसे आर्गुमेंट करे। अगर आपको मानना है आप मानिए, न मानना है मत मानिए। आर्गुमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं न तो वैद्य हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मेरी अथॉरिटी नहीं है। जो मैंने महापुरुषों सुना है, उनके मुंह सुना है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके हित में बता रहा हूँ, वरना तो मैं हार्मोन बताने के लिए आऊँ, लेकिन साथ साथ मैंने सोचा थोड़ा जीवन प्रबंधन भी करता ही रहता हूँ हमेशा साथ साथ में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 4 टाइप्स ऑफ एंड्रोजन। मेल हार्मोन जो हैं, पुरुष गोनेट्स के जो हार्मोन हैं जननांगों के, वो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एपी एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन। क्या क्या हुए? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एपी एंड्रोस्टेरोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ये 4 हैं। इनमें मेन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, जिसको मैस्कुलाइजेशन हार्मोन कहते हैं, पुरुषत्व हार्मोन कहते हैं। फीमेल गोनेट्स ओवरी है, उसके अंदर जो है एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। प्रिंसिपल एस्ट्रोजन जो है वो एस्ट्राडियोल है। एस्ट्राडियोल जो होता है वो मेन एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन भी एक ग्रुप है एक्चुअली, LH द्वारा स्टिमुलेट होता है ये, और प्रिंसिपल वो है। और प्रोजेस्टेरोन जो है ये इसका अधिक निकलना एबॉर्शन को जन्म देता है। तभी तो जो बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं उनके दोहरे अर्थ होते हैं। जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली टैबलेट्स वगैरह होती हैं, वो ऊपर तो उनका प्रचार ये करके किया जाता है कि घर में शिशु आने वाला है और वो खुशी देने वाली है, और वो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली जो स्ट्रिप है उसने आपको ये, वो तो चलो टेस्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट की दवाइयाँ भी होती हैं। वो दवाइयाँ नहीं होती, हिडन तौर पर ये होता है कि उनको खा लेने से एबॉर्शन हो जाता है। वो इनडायरेक्टली वो एबॉर्शन की दवा ही बेच रहे होते हैं बहुत से लोग जो हैं, लेकिन वो ये कह के बेचते हैं कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट की दवा है। तो सावधान रहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती से, इसलिए ये देखिए कि क्या ये प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने वाली दवाई तो नहीं है जो एबॉर्शन, मान लो वो कपल नहीं चाहता कि एबॉर्शन हो, दवा खाने के बाद एबॉर्शन हो गया, तो इसलिए हाइपोसेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिजल्ट्स इन एबॉर्शन। हाइपोसेक्रेशन कम, जो मैंने अभी बताया, कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में। तो इसलिए क्या होता है, ये एंटी एबॉर्शन हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, ये प्रेगनेंसी को रोकता है। तो ये ध्यान दीजिए कि इनका जो साइकिल जब गड़बड़ाता है तब एबॉर्शन हो जाता है। तो साइकिल गड़बड़ाने का काम ही वो करते हैं। ये बात भी मैंने डॉक्टर से ही जानकारी ली है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इस विषय में, क्योंकि केमिस्ट्री है मेरा सब्जेक्ट, बायोलॉजी नहीं है। तो डॉक्टर से ही जानकारी ली है, तो इसलिए चूंकि वो बताना होता है, इसलिए मेंटेन्स
सेक्रेटरी एक्टिविटी एंड यूटरस ड्यूरिंग जो ये प्रेगनेंसी का फेज होता है, तो ये मेंटेन करता है। थर्मोजेनिक हार्मोन है। थर्मोजेनिक का मतलब है कि हीट पैदा करने वाला। बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ओवल्यूशन के समय में, एग उत्पादन के समय स्त्री के शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये थर्मोजेनिक कहलाता है। और बाकी फिर प्लेसेंटल हार्मोन्स वगैरह हैं, इनमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, इसलिए मैंने इनको नहीं पढ़ा। पेट के हार्मोन्स आप पढ़ लीजिए क्योंकि समय हो गया है। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, पैंक्रियोजाइमिन और बहुत सारे हार्मोन्स हैं, इनको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट हैं। गैस्ट्रो हार्मोन पेट के। हार्ट का एकमात्र जो है एएनएफ, वो पढ़ लीजिए। रेनिन किडनी का है, उसको पढ़ लीजिए। और पैरोटिन जो है वो सेलिवरी ग्लैंड का है, लाल ग्रंथि का, वो पढ़ लीजिए। और फेरोमोन्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। मेरी ये राय है, इनको आप नेट से पढ़िए, ढूंढिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।